आपको मॉक ड्रिल के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि नया अपडेट आया है होम मिनिस्टर साहब की तरफ से, और सभी को ये इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी कि 7 मई को मॉक ड्रिल हो रही है देश में हमले से बचाव के लिए। ठीक है, तो मेरा पॉइंट पता है क्या है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें लग रही है। मैं एक एक करके ना आपके सामने रखूंगा सारी बातें, जो भी कुछ मेरे कंफ्यूजन भी है, कुछ क्वेश्चंस भी है। बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही है। अलग सी कैसे, मैं बताता हूँ आपको कि इसका वजह क्या है इस तरह की फीलिंग्स का, है ना। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% कंफर्म तो पहले से भी था युद्ध होगा, लेकिन अब क्योंकि मॉक ड्रिल की इंफॉर्मेशन आ गई है तो फिर ये तो श्योर ही है कि 1-2 दिन में अब जो है पाकिस्तान के साथ हमारी ढंग से बजने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये खबर सुनने के बाद फीलिंग्स चेंज हुई है मेरी, ऐसा नहीं है। कैलकुलेटिव है सारी चीजें, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। सब कुछ कैलकुलेटिव है, लॉजिकल है। मैं आपको बताता हूँ कैसा लग रहा है। पता है क्या होता है, युद्ध शुरू करना बहुत आसान होता है, युद्ध खत्म करना किसी के भी हाथ में नहीं होता और बहुत आसान भी नहीं होता। अभी हमारे रिसेंट में देखो, 3 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर हुआ 22 या 24 फरवरी 2022 को। अभी हम 25 में बैठे हैं, 3 साल हो गए हैं, वो युद्ध खत्म नहीं हो रहा। लोग पहले क्या बोलते थे जब रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध किया था कि 4-5 दिन का युद्ध है, ये ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रशिया उसको जो है अपने में मिला लेगा, खत्म कर देगा युद्ध, ये ज्यादा दिन लंबा नहीं खिंचेगा। खिंच गया ना, 3 साल अभी भी चल रहा है। ठीक है, इजराइल के बारे में तो आपको पता ही है, मशहूर है, एक वॉर था 6 डे वॉर के नाम से है। 6 दिन में खत्म कर दिया था इजराइल ने वॉर, है ना, और बहुत सारे मुस्लिम देश उसके अगेंस्ट थे। लेकिन इस बार हमास और हिजबुल्ला और क्या बोलते हैं हूती, इन सबको खत्म करने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम लग गया है। बहुत टाइम लग गया है इजराइल को भी। आपको नहीं लगता है कि हम जो कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं हम खुद को? देखो, इसमें ना गलत समझने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ। एक आंखों के सामने मतलब सब कुछ हो रहा है, दिखाई दे रहा है, 2-2, 3-3 कंट्रीज आपस में लगे हुए हैं, है ना, इतने टाइम से, और छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो भी अच्छे से लोहा ले रही है। उन्हें कहाँ से बैकअप मिल रहा है? कहीं ना कहीं से तो उन्हें मिल रहा है। जैसे यूक्रेन को सारी नेटो कंट्रीज की तरफ से आर्म एम्यूनिशंस और पैसा फंडिंग पूरी तरीके से आ रही है, इसलिए वो अभी तक लोहा ले पा रहा है रशिया के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ, है ना। उधर से ईरान पूरी तरीके से हिजबुल्ला, हमास और हूती को सपोर्ट करता आया है, तो वो भी लगे हुए हैं। हालांकि इजराइल ने चपटा कर दिया गाजा को, लेकिन फिर भी मतलब युद्ध तो लंबा ही खिंचा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम देखो, एक कहावत है ना कि अपने दुश्मन को ना कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें पता है कि हमारी आर्मी के सामने पाकिस्तानी आर्मी कहीं नहीं टिकती। हमारी जो नेवी है, इंडियन नेवी, वो 8 गुना ज्यादा है पाकिस्तान की नेवी से। हमारी एयरफोर्स में राफेल है, मतलब उसके सामने इनका J-16 अमेरिका का दिया हुआ है, वो टिकता नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे जिनसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता। मतलब पॉइंट क्या है कि जब हम वॉर में होंगे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद धीरे धीरे वर्ल्ड सिनेरियो चेंज होता चला जाता है। पाकिस्तान के साथ तुर्की तो खुल के आ ही गया है, अभी तो तुर्की खुल के आ गया। और ऐसा कहा जाता है कि 22 तारीख को जब पहलगाम का हमला हुआ तो वो 22 तारीख की रात को या 23 तारीख को जो इनका प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, ये तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दवान से मिलने के लिए गया था कि भाई ये घटना कर दी है हम लोगों ने, अब जो है अब आप बताओ इसमें हमें क्या सपोर्ट करोगे। उसने खैर अपनी नेवी शिप भी भेजा, उसमें बहुत सारा कार्गो शिप था, उसमें बहुत सारा भेजा होगा जो भी आर्म एम्यूनिशन जो भी भेजना है। फिर उनका जो है तुर्की का एयर चीफ भी आके मिला, है ना, पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से, तो वो तो खुल के सामने आया हुआ है। ठीक है, चाइना साइड में से पीछे से सप्लाई कर रहा है वो तो, क्योंकि उसका फ्रेंड है ही है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। भले ही उसने
चाइना ने पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले ट्वीट करके बोल दिया था कि भाई ये जो है हम भारत के साथ हैं, ये वो जो भी है दुखद हुआ जो भी हुआ। लेकिन फिर भी वो तो खैर हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर वाली बात है। उसका झुकाव रहता तो, क्योंकि उसका भयंकर इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, पीओके में। उसका सी पैक है जो उसका है ना, वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट करके एक इनिशिएटिव है, सी पैक है, उसमें भी बड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये वाला एरिया निकल जाए पाकिस्तान के हाथ से। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। फिर वो लोग वॉर को इमोशनल ना होके, जो बाकी कंट्रीज हैं वो फिर अपने अपने देखते हैं कि भाई हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हमारे देश के किसकी तरफ रहने में ज्यादा अच्छे से पूरे हो पा रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से वो लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए या हमें इंडिया के साथ जाना चाहिए। अच्छा देखो क्या होता है कि अमेरिका इतना मतलब सुपर पावर है। आज अमेरिका भी वियतनाम में हार के बुरी तरीके से वापस आया। अफगानिस्तान से भी बाइडन ने अपनी सेना को 20-22 साल इतना पैसा खपाने के बाद, इतने आर्म एम्यूनिशन खपाने के बाद, इतने सारे अपने जवानों को मारने के बाद भी उसको जो है 20-22 साल के बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। तो जबकि अमेरिका तो सुपर पावर है ना। तो और अमेरिका पे आप भरोसा कर नहीं सकते कि ठीक है ट्रम्प अब प्रेसिडेंट है। एक तो अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, ऊपर से साला ये प्रेसिडेंट है, ये बैंगन की तरफ है जो 1 मिनट का इसका भरोसा नहीं है। सुबह उठ के कुछ ट्वीट कर देता है और शाम तक इसका डिसीजन अपने आप ही पलट लेता है। फिर अगले दिन सुबह इसके नाटक ही खत्म नहीं होते साले के। तो इस पे भरोसा करके कूद जाना है ना, ये भी। हालांकि हम किसी पे भरोसा नहीं कर रहे, हम अपनी ताकत पे भरोसा कर रहे हैं। अगर ऐसे ही करना होता तो 10 दिन क्यों लगाते हैं? हम तो पागलों की तरह से घुस जाते। जैसे पाकिस्तान है, बावला हुआ फिर रहा है ना, वो तो अगले दिन ही कर देता अटैक या जो भी है। तो हम ऐसा नहीं है, हम बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इतना टाइम ले रहे हैं। सारे इफ एंड बट्स भी कैलकुलेट किए ही जा रहे होंगे, है ना, तभी शायद इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। पर ये है कि यार अमेरिका पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। मुझे क्या लग रहा है कि चाइना ने जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, जो डिफेंस में काम आते हैं, टेक्नोलॉजी में काम आते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में काम आते हैं, वो जब ट्रम्प ने चाइना पे टैरिफ लगाया तो फिर चाइना ने वो रेयर अर्थ मेटल्स बंद कर दिए हैं सप्लाई करना अमेरिका को। ठीक है, अब उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज और उसकी मेडिकल इंडस्ट्री, टेक्निकल इंडस्ट्रीज पे फर्क तो पड़ा ही है इस चीज का। अब रेयर अर्थ के लिए ही उसने जो है जेलेंस्की पे प्रेशर बनाया कि वह दिया तो मेरा पैसा वापस कर जो तूने युद्ध में लगाया, नहीं तो फिर यूक्रेन का जो ये रेयर अर्थ और जितना भी है मिनरल्स वाला एरिया है वो सब मेरे से एग्रीमेंट कर ले। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि चाइना ने, आपको पता ही है कि कैसे बलूचिस्तान में खनिजों का दोहन किया हुआ है, उसे पाकिस्तान ने छूट दे रखी है कि वो वहां से सारे जो मिनरल्स है वो निकाल के ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी यही चाहता है कि इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए और फिर जब 10-15 दिन हो जाए वॉर का, तब मैं जो है ना नेगोशिएट करूं इंडिया से कि भाई ठीक है पाकिस्तान के साथ जो करना है करे, और बलूचिस्तान लेकिन हमें चाहिए, मतलब उसका हमें वो चाहिए, अधिकार चाहिए उसके लिए, अरे जो जितने भी मिनरल्स हैं उसके लिए। क्योंकि उसने ग्रीनलैंड पे भी यही किया था। ट्रम्प की तो ये आदत है, वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पे काम कर रहा है, तो उसको मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स स्पेशली। और जहां जहां भी जिस भी दुनिया में जिस भी देश के पास इनका भरपूर भंडार है उसकी नजर अब टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर इंडिया तैयार नहीं हुआ या पहले वो सीधा पाकिस्तान के पास ही गया कि ठीक है जी मैं इंडिया के अगेंस्ट आपकी हेल्प करूंगा, मुझे ये चीजें चाहिए, तो आपको तो पता ही है कितना बिकाऊ कौम है पाकिस्तानी। वो तो पैसा खाना है उनको, तो वो कहेंगे ठीक है जी जो चाहिए ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए हमें गोला बारूद प्रोवाइड कराओ, अमेरिका करा देगा। अमेरिका की तो यही नीति रही है शुरू से ही, करा देगा वो, तो उसे क्या दिक्कत है। ठीक है जी। ये हो जाएगा। फिर चाइना बैक डोर से प्रोवाइड करा ही रहा है पाकिस्तान को, इंडिया के खिलाफ ही रहा है वो तो शुरू से ही। तो मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी पे भी भरोसा करना, अच्छा वो तो है ही है। सिर्फ एक कंट्री है जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। पहले 2 थी, अभी एक थोड़ा सा डाउटफुल है। वो क्या है, क्यों है, मैं बताता हूँ। एक है कंट्री
इजराइल अनकंडीशनल दिया था उन्होंने सपोर्ट पूरी तरीके से, कारगिल के दौरान भी और इस टाइम भी। ठीक है जी, सुनने में आया है कि उनके जो कमांडोज हैं या ट्रेनिंग के लिए या उनके एयरफोर्स के कुछ लोग आए हैं इंडिया में, है ना, तो इजराइल के वो तो अनकंडीशनल सपोर्ट हमेशा उसका रेडी रहता है। लेकिन इस बार ना थोड़ी सी सिचुएशन कारगिल के टाइम से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये कि इस बार खुद इजराइल भी अपने मतलब एक उसमें कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, एक वॉर में फंसा हुआ है। वो भी अमेरिका पे डिपेंडेंट है आर्म एंड एम्यूनिशन के लिए। कारगिल के दौरान ऐसा नहीं था। कारगिल के दौरान तो वो उन्हें खूब हमें प्रोवाइड कराया, जो भी करा सकता था, जिस चीज की हमें जरूरत थी वो सब उसने प्रोवाइड कराया। इस बार लेकिन वो खुद फंसा हुआ है, तो इस बार बहुत लिमिटेड सपोर्ट कर पाएगा इजराइल, जैसा मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं। और बाकी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भले ही मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं, जैसे कतर है, बहरीन है, यूएई है, लेकिन यार देखो मतलब वही है ना, जियो पॉलिटिक्स बस क्या ना करवा दे। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और फिर वो तो है ही है। दूसरा क्या है कि जितनी भी मतलब दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज है, सब से ज्यादा या यूं कहे कि एक ही यही है पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ना। तो सबको लगता है कि भाई ठीक है, ये इज्जत की बात है और हम तो मुस्लिम ब्रदरहुड में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम तो उनके पास तो एक ही शब्द रहेगा ये बात बोलने का इंडिया के सामने। अगर हम ये कहते हैं कि भाई आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान को, तो बोल देंगे भाई हमारे तो धर्म में लिखा है मुस्लिम ब्रदरहुड, जब भी जहां भी मुस्लिमों पे इस तरह का अटैक होंगे हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, भले ही सर्वोच्च पुरस्कार दे रखा हो मोदी जी को किसी भी मुस्लिम कंट्री ने, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी लड़ाई अपने कंधे अपने बाजुओं से ही लड़नी पड़ेगी, है ना। तो हमें खैर हमें तो कभी कोई मुगालता रहा नहीं, है ना। 71 के दौरान भी हमारी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी धुएं उठा दिए थे, जबकि निक्सन अमेरिका का प्रेसिडेंट निक्सन था, निक्सन, है ना। तो वो था, उसने तो मिलने से मना ही कर दिया था। उसके बावजूद भी उन्होंने किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, मुक्ति वाहिनी बनाई, बांग्लादेश बना दिया, है ना। मुक्ति वाहिनी से करके मतलब मुक्ति वाहिनी का उन्होंने गठन किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। तो लड़ाई तो हमने अपने कंधों पे ही हमेशा मजबूत करके ही लड़ी है। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि आगे का क्या सिनेरियो बनता है, कौन देश किसके साथ आज है और वॉर लाइक सिचुएशन में कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा होगा, ये सच में देखने वाली बात रहेगी। बाकी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। हम तो तैयार हैं, हर तरह से अपनी सेना के साथ हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी। एक आम हिंदुस्तानी की कारगिल के समय से मुझे याद है, छोटे छोटे बच्चे भी ये बोला करते थे कि हमें भी, मेरे फादर से बोलते थे छोटे छोटे बच्चे, यार अंकल हमें बताओ ना, हमें भी सेना में भर्ती होना है। 6-6 साल 7 साल के बच्चे बोलते थे ऐसा। अपने कानों से सुना है, अपने आंखों से देखा है, मतलब कमाल ही था साहब। तो हम तो हमेशा से तैयार ही रहते हैं। चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।